ధరణి న్యూస్ జనం కోసం నిజం కోసం సామాన్య గొంతుక शिमला का एक बहुत दुर्गम स्थान है डोडरा क्वार। वे यहाँ 2 वर्ष से निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संवाद को प्रारंभ करें। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, मैं डोडरा क्वार में दो साल से पोस्टेड हूँ सर। ये अति दुर्गम इलाका है सर। यहाँ पे अत्यधिक हिमपात होता है। इसके कारण ये 5 से 6 महीने बाहरी दुनिया से इसका संपर्क हमेशा कट जाता है सर। हमारा सबसे इसी कारण हमारा वैक्सीनेशन भी सर बहुत लेट स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल को, और हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन खत्म भी कर लिया था डिस्ट्रिक्ट में सर। हमारे यहाँ पे सर 2 जगह है, एक पंडार है और एक जाखा है सर। पंडार जाने के लिए 8 घंटे लगते हैं और जाखा जाने के लिए सर पैदल, पंडार जाने के लिए एक साइड से 8 घंटे लगते हैं और जाखा जाने के लिए आने और जाने के लिए सर 10 घंटे लगते हैं सर। यहाँ पे जाने के लिए सर नदी को पार करते हुए, मानव निर्मित पुल को पार करते हुए, झूला का प्रयोग करते हुए जंगल से जाना पड़ता है, और सब खाना वगैरह सब साथ में लेके जाना पड़ता है। और चढ़ाई अत्यधिक होती है तो इसलिए रास्ते में सांस भी कभी कभी फूलने लग जाती है। और सर यहाँ पहुंचने के बाद ये यहाँ पे इस जगह का सर हम किसी से कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल वगैरह यहाँ पे कभी मौजूद नहीं होता है सर। હું મુખ્યમંત્રીજીનો બહુ આભાર કરવા માંગુ છું કે હું દુર્ગમ ઇલાકામાં પોસ્ટેડ છું ને અમને કદી એવું લાગ્યું પણ નહીં કે દર વખતે અમને મુખ્યમંત્રીજીનો સહયોગ મળ્યો હતો, તો એમના માટે હું બહુ આભાર પ્રકટ કરું છું। नहीं सर, जब ठंड आती है तो सर हमें कभी कभी मतलब चैलेंजेस भी फील करने पड़ते हैं कि जैसे पेशेंट को अगर रेफर करना है, जैसे हमारा नियर बाय रेफरल यूनिट है रोडू है, तो उसके लिए सर कम से कम हमें 10 घंटे मतलब पेशेंट को भेजना पड़ता है। तो सर ये थोड़ी हमारे यहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, और सर इन चैलेंजों को फील करते हुए सर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए थे सर। हमें मतलब वैक्सीनेशन से सर हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम दुर्गम इलाके में, तो हमारे लिए हमेशा से कोटा सीएमओ ऑफिस से और जगह से हमें हमेशा कोटा मिलता गया था, और हमें मतलब कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। और सर हमने ये पूरी कोशिश की थी कि हर गांव में एक हमने टीम भेजी थी ताकि वो लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझा सके कि वैक्सीन का क्या यूसेज है, और वैक्सीन सबसे बड़ा कोरोना के प्रति हथियार है, ये समझाने के लिए हमारी एक टीम हर गांव में गई थी। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझाया था। और सर हमें एक दिक्कत सबसे ज्यादा हुई थी कि एंट्री कैसे करनी है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ नेट मौजूद नहीं था। तो सर हमारी एक टीम थी ये क्वार में, और दूसरी डॉक्टरों की टीम थी चड़गांव में, जो कि 75 किलोमीटर दूर है सर। वहां पे क्वार से ये लोग एक व्यक्ति का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर सब टेलीफोनिकली बताते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगानी है तो 100 लोगों को ऐसे टेलीफोनिकली बताते थे। और जो दूसरी डॉक्टरों की टीम थी सर, वो रजिस्टर में एक नाम, मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब लिखती थी, और उसके बाद वो कोविन ऐप में चढ़ाती थी सर। कभी कभी दिक्कत ये हो जाती थी कि सिग्नल ही नहीं है, तो हमें ये पता ही नहीं चलता था कि कितनी वैक्सीन लगी है, तो हम वो अगले दिन एंट्री कराते थे। और सर कभी ये दिक्कत होती थी कि मतलब सिग्नल तो है मगर हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो कुछ लोगों की एंट्री हो जाती थी, कुछ लोगों की फिर हम अगले दिन जाके एंट्री कराते थे। और सर मैं आउटसाइडर हूँ हिमाचल से, तो मुझे हिमाचल की सर सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक आप किसी से भी मिलते हैं, हर कोई हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। कोई मॉडर्न कल्चर और इतना नहीं है, हमारे संस्कार यहाँ पे मौजूद हैं। और सर छोटे से लेके ऊपर तक लेवल तक मैंने हिमाचल में कभी भी करप्शन जैसी कोई चीज नहीं देखी। यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है यहाँ पे। और सर हमें पूरा सहयोग मिला था हर डिपार्टमेंट से। और सर सबसे अच्छा मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर। यहाँ पे अगर किसी भी नेता और किसी से भी मिलना होता है तो बाकी जगह जाते हैं तो पीए वगैरह से कांटेक्ट करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बट सर मैं एक बार पर्टिकुलर यहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं हंसराज जी, उनसे मिलने गया था, तो मुझे सीधे फोन करके बोला आप आके मिल सकते हो। कोई प्रोसेसर नहीं था और कुछ नहीं था, और मैं सीधे उनसे जाके मिलके और अपनी जो बातें थी उन पे रख पाया। और सेम प्रोसेसर सर ये मुख्यमंत्री जी के भी साथ है। तो सर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश में शांति का प्रतीक है और ये अच्छी चीज है सर। तुम्हारा बहुत आभार, हमने मोटिवेट करवा। राहुल, आप कच्छ छोड़ करके यहाँ कैसे पहुंच गए? सर उसके पीछे भी सर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। मैंने कभी पहाड़ वगैरह देखे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि पहाड़ में जाता हूँ। तो फिर मैंने सोचा सब जगह हिमाचल में पहाड़ है, तो डोडरा क्वार में भी पहाड़ ही होंगे। तो और फिर मुझे पता चला कि ये टफ एरिया है, तो मैंने सोचा कि ये टफ एरिया में अगर मैं कर सकता हूँ, अगर प्रैक्टिस कर सकता हूँ अच्छे से, तो मैं बाकी एरिया में भी कर सकता हूँ। और ये मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज था जिसको मैंने सर कोशिश की मतलब पूरा करने के लिए। तो पढ़ाई कहाँ पर की? सर मैंने रशिया से की थी, स्मॉलेंस से। अच्छा, और उसके बाद आप हिमाचल में कब आए? सर मैं हिमाचल में सर ये 14/6/2019 को आया था। उससे पहले सर मैं दिल्ली में सर कस्तूरबा गांधी में 9 महीने मैंने जेआरशिप की थी पीडियाट्रिक्स में। तो रेगिस्तान की गर्मी और हिमाचल की ठंडी, ये बराबर सेट हो गए आप? हाँ सर, धीरे धीरे सर स्टार्टिंग में तो काफी दिक्कतें आई थी, मगर धीरे धीरे मैं सेट हो गया था। जैसे ठंडियों में सर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं कि
कि मतलब सब जगह बर्फ ही बर्फ होता है, तो मतलब उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो कच्छ के लोगों को हिमाचल देखने के लिए बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? ये सर मैं जब पहली बार आया था तो अपने फादर को भी साथ में लेके आया था, तो वो तो मतलब डर भी गए थे। जैसे ही चंसल घाटी में बैठे तो वो तो सर गाड़ी में भी पीछे बैठ गए, बोला कि इतनी छोटी ये जगह मैं नहीं देख सकता, मतलब डर भी गए थे, मगर फिर फाइनली वो आ भी गए थे। और सर मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं। हिमाचल के लोगों को कच्छ का रणोत्सव दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं सर, मगर सर मैं कोशिश करूंगा रणोत्सव में मतलब साथ में लोगों को, फ्रेंड्स को ले जाने के लिए। अच्छा राहुल, मैं हिमाचल से बहुत परिचित हूँ, मैं इस इलाके को भी जानता हूँ, बड़ा दुर्गम है, और सिरमौर के इंटीरियर जाता है तो और दुर्गम है। हाँ सर। अब देश में ये चर्चा होती है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल में वैक्सीन वेस्टेज ना के बराबर है। हाँ सर। बड़ा ही सर कौन से इसके आप सभी ने ये कैसे सुनिश्चित किया? सर इसके लिए हमने सर सबसे पहले ये किया था कि हम जैसे जिस एरिया में वैक्सीन लगाना है तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर से हम पहले फीडबैक ले लेते थे, क्योंकि सर कुछ लोग होते हैं भेड़ चालक हैं, तो वो मतलब यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, और जैसे कुछ लोग हैं मतलब डोगरी और मतलब खेतों में जा रहे होते हैं, तो पहले हम एक दिन पहले इन्फॉर्म करके और उन्हें डाटा कलेक्ट कर लेते थे कि कितने लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ सर एरिया ऐसे हैं कि अगर वैक्सीन लगा दी तो हम अगले दिन वापस भी नहीं ला सकते हैं, तो हम उस हिसाब से एकदम एडजस्ट करके उतनी ही वैक्सीन लेके जाते थे कि मतलब कोई भी जीरो वेस्टेज ना हो पाए। तो सर हम इस हिसाब से करते थे। नहीं, आपने एक्चुअली वायर में 11 डोज होते हैं, ऑफिशियली तो 10 बताते हैं, लेकिन 11 होते हैं। यस सर। 11 डोज का उपयोग करने का प्रयास हुआ है क्या? यस सर, ज्यादातर हमने यही कोशिश की कि मतलब 11 डोज मतलब इस्तेमाल हो सर, हमारी ज्यादातर कोशिश यही थी। अगर हम बहुत ही प्रोफेशनल वे में इस काम को करें, यस सर, 11 के 11 डोज सही उपयोग करें तो 10% खर्चा कम हो सकता है वैक्सीनेशन का। ये सर हमारी ज्यादातर सर ये कोशिश यही थी, और सर यही हुआ है सर हमारे यहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम सर। चलिए डॉक्टर, जिस क्षेत्र में आप डटे हुए हैं वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफी समय लगता है, यस और सर, मुझे एक गुजरात प्रकार आने से में 2 दिन लग जाते हैं। शारीरिक रूप से भी बहुत थकान वाला काम होता है, और इसलिए मैं आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि आपने दूर सुदूर पहाड़ों में और बर्फीली चोटियों तक इस वैक्सीनेशन का काम पहुंचाया है। बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार सर। दयाल सिंह जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार सर। दयाल सिंह जी बताइए, अब देखिए मंडी वालों से जब मैं बात करता हूं तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, और मंडी में मेरा बहुत आना जाना रहता था, और मुझे बताया गया है कि आप भी जयराम जी के क्षेत्र से ही है। जी सर। जी सर। जयराम जी प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं, और आप टीकाकरण को अपने गांव में सफल बनाने में जुटे हैं। जी सर। जी सर। लगता है सराजियों ने पूरा जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया है। जी सर। जी सर। हाँ बताइए। जी सर, मैं पहले 2006 से 11 तक प्रधान भी रहा अपने थुनाग पंचायत से। बलजहाद पंचायत हमारी पड़ती है सर। तो उसके बाद हम अभी 60 साल से ऊपर हो गए, हमने भी अपने आप को टीका कराया। लोगों को डर लग रहा था कि टीका कैसे कराएं, ना जाएं। लोगों को मोटिवेट किया गांव गांव जा करके सबको, जो हमने अपना टीका करा करके उनको बताया कि हम स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो लोग जो है धीरे धीरे टीकाकरण की तरफ आने लगे। ये थुनाग तो मंडी से काफी दूर पड़ता है। जी सर। वहां आप जैसे साथियों को टीका लगवाने में किस तरह की चुनौतियां आई, और कैसे आपने उनको दूर किया? कोई चुनौती नहीं आई सर इसमें। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी गण जो है इन्होंने बड़ा सहयोग किया, और हमारे दूसरे कर्मचारियों अधिकारियों ने भी बड़ा सहयोग दिया। इसमें हम जो है इसमें सफल रहे सर। अच्छा, ये कठिनाई तो थी आप कहे मानते नहीं हो। अब देखिए, देश में टीकाकरण को लेकर बहुत सारी अफवाहें चलाई गई, लोगों को में अविश्वास पैदा हुआ, यहां तक के खेल किए गए। अब ऐसे में गांव के व्यक्ति को समझाना, जरूर कुछ तो दिक्कत आई होगी।
नहीं, पहले पहले तो दिक्कत आई, कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई कि इस टीकाकरण से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमने उनको ठीक ढंग से समझाया कि इसमें कुछ नहीं होता है। अब हमने भी खुद टीका लगाया और उनको भी टीका कराया। अब जो है लोग धीरे धीरे जो है आने शुरू हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत इसमें सहयोग रहा। आपका भी हम बहुत आदर करते हैं, जिसने आपने देश को इतना चलाया और देश पहले नंबर पर रहा और हिमाचल प्रदेश जो है पहले टीकाकरण में पहले नंबर पर रहा। सर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखिए दयाल जी, आपके माता पिता ने आपके अंदर बचपन से ही ये गुण देखे हैं। दयालु है आप, इसलिए आपका नाम भी दयाल रख लिया है। जी सर। देखिए आप सभी सचमुच में बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और तभी इस प्रकार की सफलता हिमाचल को मिल पा रही है और एक टीम बनकर के काम किया। ये मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो, मुख्यमंत्री हो, सबने एक टीम बनकर के काम किया है। अब देखिए पहले डोज में तो सफलता पाई है, अब दूसरी डोज के लिए भी हमें जरा भी ढीला नहीं पड़ना है। जी सर। और जब मैं मंडी वालों से बात करता हूं तो मैं तो कहूंगा ही, मंडियाड़ी धाम का स्वाद मैं मिस कर रहा हूं। सर मंडी को तो आप दूसरा घर मानते हैं, ये पहले से हमें मालूम है सर। आप यहाँ प्रभारी रहे और अच्छे तरीके से आपने देश को भी संभाला है। हम आप पर पूरा भरोसा रखते हैं कि आगे भी आपको भगवान लंबी आयु दे और इस देश को संभाले। मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी ये मंडियाड़ी धाम का स्वाद वैसा ही रहता होगा। जी सर, जी सर। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए अब निर्मा देवी से ये बात करते हैं। नमस्ते निर्मा सर। जी नमस्ते। निर्मा जी, जिस इलाके में आप काम करती हैं वो तो एक प्रकार से तीर्थों की धरती है। वहां मणिकर्ण भी है और मलाना जैसा प्राचीन देव गणतंत्र भी है। मलाना में टीकाकरण को लेकर आपके कई विशेष अनुभव रहे होंगे, क्योंकि मलाना एक विशिष्ट प्रकार का है। मैं स्पेशली मलाना देखने के लिए गया था, वहां के विषय में इतना सुना था, तो मैं जानना चाहूंगा आपके अनुभव क्या रहा। सर, मलाना में अपना जमदग्नि ऋषि का आदेश के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो मलाना एक बहुत पुराना गांव है सर। यहाँ पे अपना ही कानून चल रहा है, बाहर से किए गए आदेश को नहीं माने जाते सर। अच्छा, मलाना ही नहीं, कुल्लू सहित हिमाचल के हर कोने में देवी देवताओं में बहुत विश्वास है। देवता जी से जुड़े लोगों में ने टीकाकरण में आपकी मदद की या सवाल पूछे शुरू में? जी सर, जमदग्नि ऋषि से आदेश लिया हमने। जमदग्नि ऋषि से उनको बिना पूछे हमारा वहां पे कोई कार्य नहीं किए जाते, पहले आज्ञा लेना पड़ता है सर जमदग्नि ऋषि से। अच्छा, मलाना जाना है तो कितना समय पैदल चलना पड़ता था? 6 घंटे का पैदल सफर करना पड़ता है सर। 6 घंटे चल के जाना पड़ता था? हाँ जी, घड़ी चुड़ाई होके सर। और टीकों का बॉक्स वगैरह कैसे ले जाते थे उसको? स्पेन के सहायता से लिया जाता था, स्पेन में वैक्सीन केयर सर। देखिए निर्मा जी, मैं आपको, कुल्लू जिला प्रशासन को और मेडिकल से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने संवाद और सहभागिता का जो मॉडल मलाना और जिले के दूसरे दुर्गम क्षेत्रों में अपनाया है वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। भाषा, बोली, भौगोलिक चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, आस्था, संस्कृति को कैसे विज्ञान से जोड़ा जा सकता है, ये आप सभी ने कर दिखाया है। अब जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आपको फिर कहूंगा कि दूसरी डोज
इसी जुनून से आप लोगों को आगे बढ़ना है और हिमाचल को इसमें भी नंबर 1 रखना है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज बुजुर्ग माता जी के मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है हमीरपुर से। नमस्कार और बच्चों, हाँ, मेरा नाम निर्मला देवी है। कृष्णा नगर में मैं रहती हूँ, वार्ड नंबर 2। 84 साल की मेरी आयु है। लक्ष्मण गली में रहती हूँ। माता जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है। उम्र की लिहाज से तो आप जानते ही हैं कि मेरे दर्द होती है, चला नहीं जाता। अच्छा, आपका वैक्सीन हो गया? हाँ जी, हाँ। कब हो गया, किया और पहला कहाँ मेरा किया था? पहले हुआ था सरकारी अस्पताल में। अच्छा। मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। हम्म। दूसरा घर में हुआ। अच्छा। टीम आई थी, टीम ने टीका लगाया, कोई हमें बुखार या दर्द या कुछ भी नहीं हुआ। ठीक ठाक अच्छी हूँ मैं। तो बच्चे और एक बार आपके संतान आपको ले गए अस्पताल? हाँ, एक आपको बात बताऊं, जो दूसरा टीका लगा ना मेरे को, मेरे बाजू में दर्द थी, वो थोड़ी कम हो गई। अच्छा। हाँ यानी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। हाँ, तो टीका लगाना चाहिए और जरूर लगाना चाहिए। हाँ। इसमें कोई नुकसान नहीं है। चलिए, आपको तो डबल फायदा हुआ है, पुराना हाँ। दर्द भी चला गया आपका तो। हाँ जी, ऐसा है। चलिए माता जी, मैं कोविड से सुरक्षा के साथ साथ आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी हिमाचल की देवभूमि को भी प्रणाम करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं। केंद्र और हिमाचल प्रदेश की सरकार आप सभी साथियों के लिए हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना, ये गंभीर बीमारियों की स्थिति में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। जी इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं। माता जी, आपको प्रणाम, आपके परिवार के सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप लोगों को और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। मेरा और तरफ से कोई गलती भी होए तो मुझे क्षमा कर देना। अरे माँ, आपके तो आशीर्वाद चाहिए हमें। आशीर्वाद मेरा साथ है आपके, हाँ। आपके साथ है। सबको हम बोलते हैं कि टीका लगवाओ, लगाना चाहिए, इसमें हमें फायदा है। गवर्नमेंट ने हमको इतनी हिफाजत के लिए टीका बताया और इतने टीके आए हैं हिमाचल में कि कमी नहीं हुई, किसी चीज की कमी नहीं हुई। आपकी बहुत दया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुख्य प्रधानमंत्री आपको और आप मुख्य प्रधानमंत्री को देना नहीं हम दे सकते। जो किया है वो भी अच्छा किया, जो कर रहे हो वो भी अच्छा है, जो करेंगे वो भी अच्छा होगा। वाह। आइए, अब हम कर्मो देवी जी से बात करते हैं। कर्मो देवी जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार सर। कर्मो देवी जी, मुझे बताया गया है कि आपने अकेले 22,000 टीके लगाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको वो दिन याद है कि जब आपने शुरुआत की, पहला टीका लगाया था? हाँ जी सर। हाँ, बताइए। हाँ जी सर, मैंने आज दिन तक 22,500 टीका लगाया है और ये सारा ही मैंने अपनी टीम के सहयोग से बनाया है। और सर, जो जिला में मैंने पहला टीका लगाया था और हमने छुट्टी वाले दिन और सरकारी छुट्टी वाले दिन भी हमने लगातार काम किया है। और हम सर आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें समय समय पर
वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध करवाई और हम जो है लगातार काम करते रहे। और सर हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि हमें आगे भी जो है वैक्सीन की सप्लाई लगातार मिलती रहे और हम सेकंड डोज को भी 30 नवंबर तक कंप्लीट कर सकें और हम फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। कर्मो जी, आपके तो नाम में ही कर्म लिखा हुआ है। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया कि ड्यूटी के दौरान ही आपके पैर को फ्रैक्चर हो गया था, आप फिर भी काम करती रही। आपको ये लगा नहीं कि आपको आराम करना चाहिए, या आपके परिवार ने भी थोड़ा नाराजगी व्यक्त की होगी कि पैर ऐसा ही कमी रह जाएगी तो क्या करोगी, घर में झगड़ा भी हुआ होगा? नहीं सर, सर ड्यूटी के दौरान 4 जुलाई को मेरे पैर का फ्रैक्चर हुआ था और फिर मैंने 5 जुलाई को भी ड्यूटी की और उस दौरान जो है शाम तक मेरे पैर में काफी सोजिश और दर्द हुआ। तो फिर सर डॉक्टर ने मुझे 4 सप्ताह का रेस्ट लिखा और मेडिसिन लिखी। तो सर फिर मैंने घर में लगातार रेस्ट किया और दवाई खाई और सर फिर मैं जो है 8 दिन के बाद मुझे ऐसे लगा कि अब मैं ठीक हूँ और मुझे ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो फिर सर मैंने फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अब जो है मैं लगातार वैक्सीन लगा रही हूँ। और सर मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनका भी यही कहना था कि आपको ये चांस मिला है, आप लोगों की सेवा करो। कर्मो देवी जी, आप जैसी बहनें सही मायने में कर्मयोगी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान आप जैसे साथियों के संकल्पों के कारण ही सफलता से आगे बढ़ा है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। आइए अब उपासक जी से बात करते हैं। सर नमस्कार जी। उपासक जी नमस्ते। तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, उपासक जी बताइए कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने खुद ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी और डोज लगवाई तो आपको कोई समस्या हुई, क्या हुआ, कैसा रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी समस्या नहीं हुआ सर। जब मेरे दोनों डोज में कुछ भी नहीं हुआ। मेडिकल वाले बोलते थे कि कुछ आपको बुखार आ सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरा को कुछ भी नहीं हुआ जी। तो मैंने फिर वही बातें लोगों को बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप ही बढ़ चढ़ के आए जी आगे। देखिए उपासक जी, आपका तो सासुर घोंपा एक आस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जी जी। और मैं जानना चाहूंगा कि अपनी इस भूमिका का उपयोग, क्योंकि कभी कभी आध्यात्मिक पुरुषों के द्वारा संदेश जाता है तो बात बहुत तेजी से पॉजिटिव हो जाती है। आपने अपनी इस भूमिका का उपयोग टीकाकरण अभियान में कैसे किया? सर लोगों के मन में जो संदेह थे, अफवाहें फैल चुकी थी और थोड़ा मन आशंकित रहता है, तो कोई धर्मगुरु कहता है तो जरा गले उतर जाता है, तो वो सारी आशंकाएं क्या थी? जब हमारे घाटी में पहली बार कोरोना आया जी, फिर लोग मतलब समाज से बिल्कुल कटअप से हो गए जी। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो हमारे जितने भी मंदिर गोम्पा थे सब बंद हो गए जी। लोगों का जो सामाजिक सरोकार, मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया था जी। तब उसके बाद आपके कृपा से जब भारत का अपना वैक्सीन बना जी, तो वैक्सीन आने पर भी लोग इतना आशंकित और भ्रमित थे कि अभी इसको हमने नहीं लगाना है, इससे कहीं कोई दूसरा बीमारी ना फैल जाए। तो हमने अपने उसमें हमने जो भी हमारे, क्योंकि एक तो लाहौल पूरा बहुत बहुल देश एक घाटी है जी, तो हमने सभी गोम्पाओं के लामाओं से हमने अपना एक संवाद स्थापित किया। हमने कहा कि अब हमें ये खासकर गोम्पाओं में पूजा पाठ से केवल ये कोरोना जाएगा नहीं, इसलिए हमने कहा कि अभी उनको सबको लामाओं को इकट्ठा करके एक पब्लिक में एक जन अभियान से एक मैसेज भेजेंगे जी। तो हमने सभी गोम्पाओं को कहा कि आप हर अपने गोम्पे के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, आप उनको फरमान जारी करें कि ऐसा वैक्सीन से कोई भी ऐसा आने वाला नहीं है, बीमारी नहीं आएगी। तो उससे लोग प्रभावित होकर धार्मिक गुरुओं के
उनके हस्ताक्षर से प्रभावित होकर लोग भी खुल के बाहर निकले जी। तो लोगों ने ये वैक्सीनेशन का शुरू किया जी। इसी बीच में फिर हमारे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जी ने भी अपना वैक्सीन लगाया, वो भी मतलब उसके भी वीडियो आए जी। तो हमने उस वीडियो को भी जन जन तक पहुंचाया, तो लोग उससे भी दलाई लामा जी से भी प्रभावित होकर लोग आगे आए जी। फिर लोगों ने अपना अपना वैक्सीन लगाया। उसी तरह हमारे एक उप तहसील है जी स्पीति में जी, जो वहां पर पूरा दुनिया में सबसे ऊंचाई में स्थापित एक गांव है जी, कोमिक गांव जी। वहां भी एक हमारे बौद्ध भिक्षु रहते हैं जिसे हम चोमो कहते हैं जी। उन्होंने भी जितने भी मेडिकल के टीम है, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, जो भी मेडिकल टीम आए, उनके साथ स्वयं उन्होंने जाकर गांव के लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया। और पूरा मतलब 100% उस गांव को उन्होंने हिमाचल में पहला गांव होने का एक सौभाग्य भी उन्होंने उनके हस्ताक्षर से हुआ जी। उपासक जी, मुझे तो कई बार लाहौल स्पीति आने का मौका मिला है, और उस समय जब आते थे तो रोहतांग होते हुए काफी चक्कर काट के लंबी सफर करके आना पड़ता था। अब तो अटल टनल बन गई है। इस टनल के खुलने से वहां के जीवन में क्या बदलाव आया है, आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? महोदय जी, अब ये हमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा देन रहा कि लाहौल वालों को उनके एक परम मित्र अर्जुन गोपाल जी भी बार बार कहते थे कि हम दिल्ली जाएंगे, उनको इसके सुरंग के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने हमारे केलोंग में, जिला मुख्यालय केलोंग में ही उन्होंने सन 2000 में एक घोषणा की थी पब्लिक जनमंच से जी। तो उसके बाद ये थोड़ा उसमें काम तो आस्ते आस्ते शुरू होता रहा, लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री नेतृत्व में जी, तो उस काम को गति मिला जी। तो ये जो पिछले साल ये तैयार होके मतलब जनता की सेवा में समर्पित भी हुआ जी। सौभाग्य से जी मैं उस दिन भी आपके स्वागत के दौरान भी मैं भी वहां मौजूद था जी, मैंने उस दिन भी आपका स्वागत किया जी। तो इससे आज के डेट में जी लाहौल के हर चीज, अब हम लोग कुल्लू आना चाहे तो जी कुल्लू आने के लिए एक मजाक जैसा हो गया जी। मतलब 2 घंटे में हम कुल्लू पहुंच जाते हैं जी। नहीं तो अगर लाहौल से निकलना होता तो पहले दिन से सोचना पड़ता था, पहले दिन से तैयारी करना पड़ता कि भाई कहीं रोहतांग में फंस जाएंगे, 10-10, 12-12 घंटे लगते थे जी। और आज इसके बनने से लाहौल में जितने भी हमारे जो खेती बाड़ी के जो हमारे फसल वगैरह है, वो मार्केट में जाने को दिक्कत नहीं हो रही जी। टूरिज्म का भी बहुत बड़ा वो है जी। यहाँ पे अब लोगों ने हर घर में होम स्टे बना दिया, होटल बनाना शुरू कर दिया जी। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे युवा है उन्होंने मतलब लगभग 700-800 होम स्टे का पंजीकरण भी गया जी। तो आने वाले सालों में और भी हमारे मतलब टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिले। ये सब आपकी कृपा से और आपके हस्ताक्षर से हुआ जी। नवांग उपासक जी, भगवान बुद्ध के संदेशों को जीवन में उतारने का एक प्रशंसनीय प्रयास आप जैसे महानुभाव कर रहे हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने के संकल्प में आपकी सहभागिता के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण ही लाहौल स्पीति हिमाचल में भी सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला जिला बन गया है। इन प्रयासों को हमें सभी जनजातीय क्षेत्रों में विकास के हर पहलू को लेकर जारी रखना है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, आपको दिल की गहराइयों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपके संवाद ने ही आज पूरे हिमाचल प्रदेश को जोश से भर दिया है सर, और एक नई ऊर्जा का संचार हमारे प्रदेश में हुआ है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, हम ना केवल 0 वेस्टेज पर हैं बल्कि -2.2% पर हैं सर। तो हम अपने बहुत किफायत से टीकाकरण कर रहे हैं। और अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं सर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से पूरे प्रदेश को कृतार्थ करें। हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है, और आज विकास की गाथा को लिख रहे
हिमाचल को भी देख रहा हूं। ये सब कुछ देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल सरकार की कर्म कुशलता से और हिमाचल के जन जन की जागरूकता से संभव हो पाया है। मैं फिर एक बार जिन जिन से मेरा संवाद करने का अवसर मिला और जिस प्रकार से सबने बातें बताई, इसके लिए मैं उनका तो आभार व्यक्त करता हूं, मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल ने एक टीम के रूप में काम करके अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र आर्लेकर जी, ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, संसद में हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल का ही संतान श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनुराग ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी और हिमाचल भाजपा अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कश्यप जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, पंचायतों के जनप्रतिनिधि और हिमाचल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, 100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये भी याद दिलाया है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, 130 करोड़ भारतीयों के इसी आत्मविश्वास और वैक्सीन में आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है, वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। जिस सबका प्रयास की बात मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कही थी, लाल किले से कही थी, मैं कहता हूं ये उसी का प्रतिबिंब है। हिमाचल के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने 100% पहली डोज का पड़ाव पार कर लिया है और अनेक राज्य इसके बहुत निकट पहुंच भी गए हैं। अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि जिन्होंने पहली डोज ली है वो दूसरी डोज भी जरूर लें। भाइयों और बहनों, आत्मविश्वास की यही जड़ी बूटी हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज टीकाकरण अभियान का भी मूल है। हिमाचल ने
खुद की क्षमता पर विश्वास किया, अपने स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया। ये उपलब्धि सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और दूसरे तमाम साथियों के बुलंद हौसले का परिणाम है। आरोग्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की तो मेहनत है ही है। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, बाकी सहायक हो, सबकी मेहनत है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों की विशेष भूमिका रही है। अभी थोड़ी देर पहले फील्ड पर काम करने वाले हमारे तमाम साथियों ने विस्तार से बताया भी कि उन्होंने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। हिमाचल में वो हर प्रकार की मुश्किलें थी जो टीकाकरण में बाधक सिद्ध होती है। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते लॉजिस्टिक की दिक्कत रहती है। कोरोना के टीके की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तो और भी मुश्किल होती है। लेकिन जयराम जी की सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की, जिस प्रकार स्थितियों को संभाला, वो सचमुच में प्रशंसनीय है। इसलिए हिमाचल ने सबसे तेज टीकाकरण टीके की वेस्टेज किए बिना, ये बहुत बड़ी बात है, इस काम को सुनिश्चित किया है। साथियों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ जन संवाद और जन भागीदारी भी टीकाकरण की सफलता का बहुत बड़ा पहलू है। हिमाचल में तो पहाड़ के इर्द गिर्द बोलियां तक पूरी तरह से बदल जाती है। ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है, जहां आस्था जीवन का एक अटूट हिस्सा है। जीवन में देवी देवताओं की भावात्मक उपस्थिति है। थोड़ी देर पहले कुल्लू जिला के मलाना गांव की बात यहां हमारी बहन से ने बताई। मलाना ने लोकतंत्र को दिशा देने में, ऊर्जा देने में हमेशा से अहम भूमिका निभाई है। वहां की टीम ने विशेष कैंप लगाया, स्टार पेन से टीके का बॉक्स पहुंचाया और वहां के देव समाज से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विश्वास में लिया। जन भागीदारी और जन संवाद की ऐसी रणनीति शिमला के डोडराकार, कांगड़ा के छोटा बड़ा भंगाल, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर जैसे हर दुर्गम क्षेत्र में भी काम आई। साथियों, मुझे खुशी है कि लाहौल स्पीति जैसा दुर्गम जिला हिमाचल में भी 100% पहली डोज देने में अग्रणी रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जो अटल टनल बनने से पहले महीनों महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहते थे। आस्था, शिक्षा और विज्ञान मिलकर कैसे जीवन बदल सकते हैं, ये हिमाचल ने बार बार कर दिखाया है। हिमाचल वासियों ने किसी भी अफवाह को, किसी भी अपप्रचार को टिकने नहीं दिया। हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि देश का ग्रामीण समाज किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सशक्त कर रहा है। साथियों, तेज टीकाकरण का लाभ हिमाचल के टूरिज्म उद्योग को भी होगा, जो बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार का माध्यम है। लेकिन ध्यान रहे, मास्क और 2 गज की दूरी का मंत्र हमने टीके के बावजूद भूलना नहीं है। हम तो हिमाचल के लोग हैं, हमें मालूम है स्नोफॉल बंद हो जाता है, उसके बावजूद भी
हम जब चलने के लिए निकलते हैं तो बराबर संभल संभल करके पैर रखते हैं। हमें पता है ना, स्नोफॉल बंद होने के बाद भी संभल करके चलते हैं। बारिश के बाद भी आपने देखा होगा, बारिश बंद हो गई होगी, छाता बंद कर दिया, लेकिन पैर संभल के रखते हैं। वैसे ही इस कोरोना महामारी के बाद जो बातों को संभालना है वो संभालना ही है। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश बहुत से युवाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, इसका पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया। बेहतर सुविधाओं, शहरों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का हिमाचल को बहुत लाभ मिल रहा है। भाई और बहनों, कनेक्टिविटी से जीवन और आजीविका पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है, ये इस कोरोना काल में भी हिमाचल प्रदेश ने अनुभव किया है। कनेक्टिविटी चाहे रोड की हो, रेल की हो, हवाई कनेक्टिविटी हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज देश की ये सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज 8-10 घरों वाली बस्तियां भी सड़कों से जुड़ रही है। हिमाचल के नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं। ऐसी ही सशक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन को भी मिल रहा है। फल सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान बागवानों को भी स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। गांव-गांव इंटरनेट पहुंचने से हिमाचल की युवा प्रतिभाएं वहां की संस्कृति को, पर्यटन की नई संभावनाओं को देश विदेश तक पहुंचा पा रहे हैं। भाई और बहनों, आधुनिक टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये लाभ हिमाचल को आने वाले समय में और अधिक होने वाला है। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इससे दूर सुदूर के स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में भी बड़े अस्पतालों से, बड़े स्कूलों से डॉक्टर और टीचर्स वर्चुअली जुड़ सकते हैं। अभी हाल में देश ने एक और फैसला लिया है जिसे मैं विशेष तौर पर हिमाचल के लोगों को बताना चाहता हूं। ये है ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव। अब इसके नियम बहुत आसान बना दिए गए हैं। इससे हिमाचल में हेल्थ से लेकर कृषि जैसे अनेक सेक्टर में नई संभावनाएं बनने वाली है। ड्रोन अब दवाइयों की होम डिलीवरी में भी काम आ सकता है, बाग बगीचों में भी काम आ सकता है और इसका इस्तेमाल जमीन के सर्वे में तो किया ही जा रहा है। मैं समझता हूं ड्रोन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमारे पहाड़ी इलाकों के लोगों का पूरा जीवन बदल सकता है। जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी हिमाचल में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। केंद्र सरकार की निरंतर ये कोशिश है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सरकारी सेवाओं में भी हो। भाई और बहनों, हिमाचल आज तेज विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं भी आज हिमाचल के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। बीते दिनों अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में हमें अनेक साथियों को खोना पड़ा है। इसके लिए हमें वैज्ञानिक समाधानों की तरफ तेजी से आगे बढ़ना होगा। लैंडस्लाइड को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहित करना होगा। यही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए कंस्ट्रक्शन से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भी नए इनोवेशंस के लिए अपने युवाओं को हमें प्रेरित करते रहना है। साथियों,
गांव और कम्युनिटी को जोड़ने के कितने सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, इसका बड़ा उदाहरण जल जीवन मिशन है। आज हिमाचल के उन क्षेत्रों में भी नल से जल आ रहा है जहां कभी ये असंभव माना जाता था। यही अप्रोच वन संपदा को लेकर भी अपनाई जा सकती है। इसमें गांव में जो हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह है, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। विशेष रूप से जड़ी बूटियां, सलाद, सब्जियों को लेकर हिमाचल के जंगलों में बहुत संभावना है, जिनकी डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। इस संपदा को हमारी परिश्रमी बहनें वैज्ञानिक तरीकों से कई गुना बढ़ा सकती है। अब तो ई कॉमर्स के नए माध्यम से हमारी बहनों को नए तरीके भी मिल रहे हैं। इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा भी है कि केंद्र सरकार अब बहनों के स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएगी। सेब, संतरा, किन्नू, मशरूम, टमाटर, ऐसे अनेक उत्पादों की हिमाचल की बहनें देश के कोने कोने में पहुंचा पाएगी। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया है। बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संघ हो, वो इस फंड की मदद से अपने गांव के पास ही कोल्ड स्टोरेज या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इससे अपने फल सब्जी के भंडारण के लिए उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हिमाचल के परिश्रमी हमारे किसान, बागवान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हिमाचल के किसानों और बागवानों से एक और आग्रह मैं करना चाहता हूं। आने वाले 25 सालों में क्या हम हिमाचल की खेती को फिर से ऑर्गेनिक बना देने के लिए प्रयास कर सकते हैं? धीरे धीरे हमें केमिकल से अपनी मिट्टी को मुक्त करना है। हमें ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ना है जहां मिट्टी और हमारे बेटे बेटियों का स्वास्थ्य उत्तम रहे। मुझे हिमाचल के सामर्थ्य पर विश्वास है, हिमाचल की युवा शक्ति पर विश्वास है। जिस प्रकार सीमा की सुरक्षा में हिमाचल के नौजवान आगे रहते हैं, उसी प्रकार मिट्टी की सुरक्षा में भी हमारे हिमाचल का हर गांव, हर किसान अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हिमाचल असाध्य को साधने की अपनी पहचान को सशक्त करता रहे, इसी कामना के साथ फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हिमाचल संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को भी देश में सबसे पहले हासिल करे, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज मैं सभी देशवासियों को कोरोना से सतर्क रहने का फिर आग्रह करूंगा। अब तक लगभग 70 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें देश भर के डॉक्टरों, नर्सेस, आंगनवाड़ी, आशा बहनों की, स्थानीय प्रशासन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी तपस्या रही है। वैक्सीन तेजी से लग रही है, लेकिन हमें किसी भी तरह की उदासीनता और लापरवाही से बचना है। और मैं डे 1 से एक मंत्र बोल रहा हूं, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को हमें भूलना नहीं है। एक बार फिर हिमाचल के लोगों को
अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to Dharani TV.